स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी किए थे पिछले लेक्चर में। अब इसमें एक बड़ी खास हेडिंग है, वो है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रहे, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली यहाँ पर ख़ास इस मायने में है क्योंकि इसमें कुछ जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो समझने लायक है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को कम से कम कंसंट्रेशन में होती है, अगर उनका वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन है या कम कंसंट्रेशन है उसकी अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो फिर वो टॉक्सिक की तरह वर्क करते हैं। मैं एक सरल एग्जांपल से आपको समझाऊं। जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत की होती है उसका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जिस चीज़ की हमें कम मात्रा में ज़रूरत होती है अगर उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी की तरह या टॉक्सिक पदार्थ की तरह काम करती है। जैसे खाना खाते हैं, अगर खाने में थोड़ा सा अमाउंट और भी खा लेंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करें, जैसे एक टैबलेट मेडिसिन एक टाइम में दिन में खानी है, अगर उसी की जगह 2 टैबलेट खा लेते हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर एक लिमिट के बाद कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो फिर टॉक्सिसिटी की तरह वर्क करता है। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें एक मिनरल की टॉक्सिसिटी दूसरे मिनरल्स के जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी यूटिलिटी है उसे भी प्लांट में इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर एक की टॉक्सिसिटी है तो वो दूसरे मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी का कारण बन जाता है। ये इसमें Mn के संदर्भ में बताया गया है। यहाँ पर Mn की टॉक्सिसिटी की वजह से यहाँ पर Mg, Fe एंड कैल्शियम, इन तीनों की डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाती है, क्योंकि Mn, Fe, Mg और कैल्शियम इन तीनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। तो ये कैसे है समझते हैं। कह सकते हैं सूक्ष्म खनिज तत्व की कम मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है यदि इनकी सांद्रता बढ़ती है तब यह पौधों में विषाक्तता, टॉक्सिसिटी दर्शाते हैं। ठीक है, अगर इनकी एक लिमिट से मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर वो टॉक्सिसिटी में चली जाती है। अच्छा, जिसके कारण पौधों का वजन %10 तक
कम होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखना नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी अगर कमी हो जाए तो उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। टॉक्सिसिटी तब होती है जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक लिमिट के बाद में कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा हो जाए, तो डेफिशिएंसी सिम्टम तो दिखाएंगे, लेकिन जो विषाक्तता का करैक्टर है वो तब है जब उनकी एक लिमिट तक रिक्वायरमेंट के बाद में उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा, अलग अलग तत्वों की विषाक्तता अलग अलग पौधों में अलग अलग तत्वों की विषाक्तता विभिन्न पौधों में अलग अलग रूप में प्रदर्शित होती है। ये भी बड़ी ख़ास बात है, मतलब जो डिफरेंट टॉक्सिसिटी है एलिमेंट्स की, वो हर प्लांट के लिए सेम कंसंट्रेशन में नहीं होती। हो सकता है कि उस एलिमेंट की एक पर्टिकुलर को रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो लेकिन जिसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ पर अगर इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो टॉक्सिसिटी दर्शाएगी। तो अलग अलग कंसंट्रेशन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है प्लांट में, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब यहाँ कहा गया है, अच्छा, पौधों में सूक्ष्म तत्वों के विषाक्तता के लक्षण को समझना भी कठिन माना जाता है। कठिन माना जाता है, क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती कि जिसकी टॉक्सिसिटी है उसी का इम्पैक्ट है, या उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कोई अन्य मिनरल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इफेक्ट हुई है, तो उस मिनरल की प्लांट में कमी हो जाए तो उसके कैरेक्टर भी हो सकते हैं, है ना। तो इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्टली किस मिनरल्स की वजह से प्लांट में टॉक्सिसिटी का अफेक्ट है, और जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं या पौधे में जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वो किस मिनरल्स के हैं। तो कह सकते हैं, उदाहरण के लिए Mn की कमी से ब्राउन स्पॉट पौधों की पत्ती में ब्राउन स्पॉट एवं क्लोरोसिस दिखती है। ठीक है, अच्छा, ये तो Mn की विषाक्तता, Mn की जो कमी है उससे ये कैरेक्टर आते हैं।
लेकिन Mn की टॉक्सिसिटी होने पर यह Fe Mg के अवशोषण तथा Mg का अवशोषण अफेक्ट करता है तथा इन्हें एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। मतलब अगर Mn की टॉक्सिसिटी है तो FeMg को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। अगर एब्जॉर्ब हो भी जाएंगे तो फिर इन्हें एंजाइम से कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपको याद हो पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है कि जैसे Mg है ये रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, पेप्केज को एक्टिवेट करता है, हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में Mn की टॉक्सिसिटी इस Mg को इन एंजाइम के साथ जुड़ने से भी रोक देगा। तो वास्तविकता ये हो गई कि इससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम वास्तव में Mn के कारण नहीं, वो Fe और Mg की कमी के कारण आ रहा है, क्योंकि एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने दिया और दूसरा एंजाइम के साथ में उसने रिएक्ट नहीं होने दिया, तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ अफेक्ट होगी। अच्छा, यहीं पर बात की जा सकती है Mn टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम के पौधों में स्थानांतरण कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को अवरोधित करता है, मतलब इसे पौधे में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होने देता, जिससे क्या होगा, जिससे जो मेरिस्टेम है वहाँ पर जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो रुक जाएगी। सेल डिवीजन प्रोसेस रुकेगी तो जाहिर सी बात है प्लांट में ग्रोथ भी रुक जाएगी, है ना, जिससे करता है, जिससे पौधों के सक्रिय भाग में कोशिका विभाजन एवं वृद्धि अवरोधित होती है, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा समझने का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये सेगमेंट बड़ा खास है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में भी है, तो कह सकते हैं इस प्रकार
से Mn विषाक्तता पर Mn विषाक्तता होने पर पौधों में दिखने वाले लक्षण वास्तव में Mn की कमी के न होकर Fe Mg कैल्शियम की कमी के लक्षण माने जाते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर आपके इस तीनों पॉइंट जो मतलब Mn की जो टॉक्सिसिटी है वो एक्चुअली दूसरे फैक्टर्स को भी दूसरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को, दूसरे मिनरल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट डालता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो Mn की डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं है, वो तो वास्तव में जो सिम्टम हैं वो Fe, Mg और कैल्शियम इनकी कमी के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि Mn की टॉक्सिसिटी की वजह से इन मिनरल्स की एक तो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हुई, दूसरा इनसे रिलेटेड जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट हुई। तो इस वजह से प्लांट में एडवर्स कैरेक्टर नज़र आते हैं, विपरीत लक्षण नज़र आते हैं, और ये विपरीत लक्षण Mn के न होकर उनकी कमी के माने जाते हैं, ठीक है। तो ये NCERT ने बाकायदा एक्सप्लेनेशन की है, हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये सारा पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दी है, और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ से NCERT ने एक हेडिंग जोड़ी है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि हम इसे पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव तरीके से होता है, कुछ मात्रा में पैसिव तरीके से होता है, और फिर वो ट्रांसपिरेशन जो स्ट्रीम है, वाष्पोषण की जो धारा है, उसके ज़रिए पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। तो हेडिंग डालते हैं, उसमें 2-3 लाइनें लिखते हैं बस, और फिर कहा गया है कि सॉइल एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। मिट्टी किस तरीके से एक खनिजों के संग्राहक की तरह कार्य करती है। थोड़े से कंसेप्ट उस पर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट नहीं है, जस्ट रीड एंड लिसन, ओके। अब यहाँ पर है कि आखिर मिनरल का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लियर? ऐसे तो अगली कहानी यही है, मिनरल एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, और फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मैकेनिज्म ऑफ absorption of elements, absorption of elements। आखिर एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? तो कह सकते हैं खनिज तत्व
खनिज तत्व अधिकांशतः सक्रिय रूप से तथा कम मात्रा में निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं, इन्हें मूल रॉम अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, वो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वो सारी कहानी है। अब है ट्रांसलोकेशन ऑफ एलिमेंट्स या मिनरल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स या मिनरल्स। सॉल्यूट्स या मिनरल्स किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, तो सिंपल बात याद रखना, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज तत्व जाइलम द्वारा यूनिडायरेक्शन रूप में पत्तियों की ओर वाष्पोत्सर्जन धारा इसे ट्रांसमिशन स्ट्रीम्स कहते हैं, द्वारा अपवर्ड स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं पत्तियों की ओर, है ना, और पत्तियों में ये पहुंच जाते हैं और विभिन्न जो सिंक भाग हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार सॉल्यूट्स विभिन्न सिंक, कुंड भाग तक पहुंचते हैं। पहुंचाए जाते हैं। क्लियर? पहुंचाए जाते हैं ऐसे।
तो ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब है मृदा किस तरीके से एक संग्राहक या रिजर्वायर की तरह वर्क करती है। मृदा बनती कैसे? मृदा बनती है चट्टानों के टूटने से। तो चट्टानों में होते हैं मिनरल्स और वहीं से ये सॉइल वाटर में पहुंचते हैं। तो अगली हेडिंग है मृदा का खनिजों के लिए संग्राहक। मृदा का खनिजों के लिए संग्राहक होना, आखिर ये किस तरीके से होता है? मृदा एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर मिनरल्स। तो मिनरल्स के लिए मिनरल आते कहाँ से? तो जो मिनरल्स सॉइल में पड़े होते हैं वो एक्चुअली सॉइल वाटर में मिट्टी के निर्माण के साथ आते हैं, ठीक है। और इनकी रिसाइकलिंग होती है, विभिन्न पदार्थों के अपघटन होते हैं, उसकी वजह से भी ये आते हैं। तो हम कह सकते हैं मृदा का निर्माण चट्टानों के क्षरण वेदरिंग प्रक्रिया से होता है, प्रक्रिया से होता है। क्लियर? मृदा जब टूटती है, क्षरण होता है पानी के जरिए, हवा के जरिए। जैसे अपन देखते हैं नदियों में रेत आता है, तो वो रेत एक्चुअली कहाँ से आता है? वो चट्टानों के टूटने से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वही तो रेत होता है, उन्हीं में मिनरल्स आते हैं। फिर वो जो नदियों का पानी है वो खेतों में जाता है, तो उस तरीके से मिनरल मृदा तक पहुँचाए जाते हैं, प्रक्रिया से होता है ना। खनिज तत्व इसी क्षरण प्रक्रिया के समय मृदा में पहुँचते हैं तथा खनिज चक्रीयकरण मतलब साइकिल द्वारा भी मृदा में पहुँचाए जाते हैं। ठीक है। इन खनिज को पौधे मृदीय जल से जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो ये
एज ए रिजर्वायर वर्क करती है ना। तो इतना पॉइंट इसमें सफिशेंट है। ये चीज़ इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पर्याप्त खनिज मृदा में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के द्वारा भी हमें खनिजों को सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे हम खाद यूज करते हैं खेतों में, तो उस तरीके से इन्हें सप्लाई दी जाती है। क्लियर? तो ये पूरा हमने हेडिंग वाइज आपको सारा क्लैरिफाई कर दिया है। एनसीईआरटी पढ़ते रहें। इस सेगमेंट में इतना ही। अब यहाँ से आता है नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पर स्टडी की गई है ना। तो हम इसे कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे जिससे कि सारी बातें आपको क्लैरिफाई हो जाएं। 12th में आप जाके पढ़ोगे जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो उसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन एक साइकिल के रूप में संपन्न होता है। तो हम ओवरऑल मेन हेडिंग से शुरू करके फिर नाइट्रोजन साइकिल में एंटर होंगे। क्लियर? तो अगली हेडिंग है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो वो क्या हैं, कैसे होती हैं, ये बातें हमें समझना है। बायोजियोकेमिकल साइकिल समझें। बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसे हम कहें तो जैव भू रासायनिक चक्र। अब आप सोचो, इसमें 4 शब्द हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ समझने का थोड़ा सा ज़रूरत है। आप सोचो, हम एक अर्थ प्लेनेट पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। एक आपने जनरल एक स्पीच सुनी होगी या कहावत एक सुनी होगी कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। यानी कि जो कुछ भी हमने शरीर में एक्युमुलेट किया है वो हमने यहीं से प्राप्त किया है, और जब मृत्यु होती है तो हम सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू संस्कृति में ये बात कही गई है कि जो मानव शरीर है या हम सभी जीवों का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना होता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना। ऐसा एक दोहा है। तो मतलब हमारे शरीर में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में माने गए हैं। वो सब के सब यहीं पर रह जाते हैं, और इस तरीके से इन एलिमेंट का एक चक्र संपन्न होता है। हमने यहीं से प्राप्त किया और यहीं हम उसको छोड़ के चले गए। अब हम किसी भी एक प्रोसेस को ले लें, जैसे हम पानी को ही ले लें, सरल से एग्जाम्पल से लें। जल भी एक चक्र को दर्शाता है। जैसे जल मृदा में है, ठीक है। पौधों के संदर्भ में पढ़ें तो पौधों ने जड़ों के द्वारा उसे एब्जॉर्ब किया, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज किया, पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन से उसे इजेक्ट कर दिया, जलवाष्प के रूप में उसे उत्सर्जित कर दिया। अब ये जलवाष्प कहाँ जा रही हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल में इनसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है,
और क्लाउड फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, ये दोबारा रेनफॉल के जरिए ज़मीन पर आ रहा है और इस तरीके से दोबारा मृदीय जल के रूप में एक्युमुलेट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, प्लांट दोबारा से उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैव भू मतलब जीवों के अंदर, जैसे हमारे अंदर पानी है, प्लांट के अंदर पानी है, जियो मिट्टी के अंदर पानी है और वो केमिकल के फॉर्म में है, विभिन्न रासायनिक स्वरूप में वो पाया जाता है। और इसीलिए हम यहाँ चूँकि ओवरऑल सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में है, अमीनो एसिड के रूप में हमारे शरीर में है, हार्मोन के रूप में है, विटामिन्स के रूप में है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के रूप में है, डीएनए आरएनए के फॉर्म में है, एटीपी के रूप में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो हमारे मोस्टली एलिमेंट्स के फॉर्म में है जो हमारे शरीर के विभिन्न रसायन हैं, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन कंपाउंड है। और इसे हमने प्राप्त कहाँ से किया है? ये नाइट्रोजन हमने प्राप्त की है खाद्यान्न से, भोजन से। जैसे अपन कहते हैं ना, प्रोटीन युक्त जो आहार होता है, जैसे दालें हैं, इनमें अमीनो एसिड्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं, प्रोटीन होता है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है तो नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और शरीर में विभिन्न घटकों का निर्माण करते हैं और बाद में जैसे यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है और जब बॉडी मृत हो जाती है तो फिर ये नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में धुआं के रूप में निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में। तो वहाँ से फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए दोबारा से ज़मीन पर आते हैं। तो इस तरीके से जीवों के शरीर में मृदा के अंदर रासायनिक फॉर्म में जो एक एलिमेंट चक्र दर्शाता है, उन्हें हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो कह सकते हैं ये पृथ्वी पर विभिन्न तत्व चक्र प्रदर्शित करते हैं जिसके द्वारा वह जीवों, मृदा, वायुमंडल, में रासायनिक घटकों के रूप में चक्र प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब यह दो प्रकार में वर्गीकृत होते हैं। यह दो प्रकारों में वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होते हैं गैसीय जैव भू रासायनिक
जैव भू रासायनिक चक्र। इन चक्रों की क्या खास बात है? इन चक्रों की खास बात यह है कि इसमें जो तत्व हैं वो जीवों के साथ साथ मृदा में रासायनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं तथा गैसीय अवस्था को भी दर्शाते हैं। गैसीय मतलब ये वायुमंडल में भी जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं इसमें तत्वों का चक्र जीव यानी कि जीवों, मृदा के साथ साथ वायुमंडल में भी इसमें तत्वों का चक्र जीवों, मृदा के साथ साथ वायुमंडल की सहायता से संपन्न होता है। इसमें किसे सम्मिलित करोगे? तो इसमें एग्जाम्पल है N2 साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। O2 साइकिल है, ये दी नहीं है लेकिन समझना है आपको। वाटर साइकिल है ना। आपको 12th की एनसीईआरटी मिलेगी कार्बन साइकिल जो CO2 के फॉर्म में होगी। इसे हम CO2 साइकिल भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है और कार्बन साइकिल है। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन भी है 0.03% में, ऑक्सीजन है लगभग 20% में, पानी आप देखते ही हो रेनफॉल के जरिए। नाइट्रोजन के लिए कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन कंटेंट है, 78.8, तो 79 भी कुछ किताबों में लिखा मिल सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, मिट्टी के अंदर भी है नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में, नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया इन फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें। अब एक साइकिल ऐसी होती हैं जिन्हें अपसादी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अपसादी जैव भू रासायनिक चक्र का क्या मतलब है? अपसादी जैव भू रासायनिक चक्र में हम उन्हें रखते हैं जो तत्व वायुमंडल में नहीं जाते वो, इसीलिए तो इनमें साइकिल में यूज किया है बायोजियो, मतलब जीवितों में और मिट्टी में, वायुमंडल में नहीं। वायुमंडल में ये वाले जाएंगे गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। सल्फर चक्र भी कुछ हद तक इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है ना। तो इसे भी याद रखना, सल्फर चक्र भी यहाँ आ जाता है, सल्फर चक्र साइकिल, है ना, ऐसे। अब एक होते हैं अवसादी, सेकंड अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र मतलब सेडिमेंट्री
बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, सेडिमेंट्री बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इसकी खास बात क्या है, इसके अंतर्गत सम्मिलित तत्व अपना चक्र जीवों तथा मृदा की सहायता से ही संपन्न करते हैं। इनमें, या कहें तो यह वायुमंडल में नहीं पहुंचते। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 12th में एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम लगते हैं फास्फोरस साइकिल, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। फास्फोरस साइकिल है, जैसे आयरन साइकिल है, आयरन साइकिल ऐसे है ना, कैल्शियम साइकिल है, कैल्शियम साइकिल। तो ये साइकिल जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो आपके सिलेबस में 11-12 दोनों कंप्लीट करोगे तो 3 साइकिल मिलेंगी। एक कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल 12th की एनसीईआरटी मिलेगी, और नाइट्रोजन साइकिल आप इस 11th वाले हिस्से में स्टडी करोगे। क्लियर? अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। फास्फोरस के लिए कहा जाता है कि फास्फोरस जो होता है वो वायुमंडल में नहीं जाता है। आप देखो कि फास्फोरस की उपस्थिति हमारे शरीर में दांतों के अंदर होती है, अस्थियों के अंदर होती है, एटीपी के रूप में होती है, डीएनए आरएनए के रूप में होती है। तो ये फास्फोरस कहीं ना कहीं हम मृदीय जल और जो वेजिटेबल्स होती हैं, ख़ासतौर से पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनसे हम फास्फोरस एक्सेस अमाउंट में प्राप्त करते हैं, और यही फास्फोरस बाद में फिर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। और जब आप समझते हो कि जब अंतिम संस्कार होता है तो जो बॉडी से बच जाता है राख के रूप में, वो अस्थियां ही होती हैं। तो यानी कि अस्थियां उस हाई टेम्परेचर पर भी गैसियस अवस्था में कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो वहीं पड़ी रहती हैं राख के रूप में, और फिर वो मृदा में मिक्सअप हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो फास्फोरस चक्र है इसमें हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है ना। जैसे जो फास्फोरस है पानी के साथ में जैसे बह जाता है और फिर समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र में जब दोबारा से चट्टानें बनती हैं और वहाँ से नदियाँ दोबारा बहती हैं, तब फिर दोबारा से ये पानी के साथ फास्फोरस मृदा में पहुँचता है और वहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर इमीडिएटली रिसाइकलिंग के ज़रिए ये फास्फोरस पहुँचता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि कहा जाता है कि जो आज का हमारा हिमालय है वो कभी यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ। कहा जाता है जो भारतवर्ष है वो एक जम्बू द्वीप के रूप में था। ये जम्बू द्वीप जब
इस एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, तब जो टेथिस सागर था वो हिमालय में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए कि इंडिया में जो पानी आता है मुख्य रूप से वो हिमालय की नदियों से आता है। तो हिमालय में अब वो जो नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, सिंध, बहुत सारी नदियाँ, तो वो पानी के साथ में जो फास्फोरस समुद्र में जाके इकट्ठा हुआ था, अब वो हिमालय के अंदर, अब वहाँ से क्षरण के द्वारा ये मृदीय जल के साथ में वापस आ रहा है और मृदा में मिक्सअप हो रहा है और अल्टीमेटली अब ये वहाँ पर पौधों को उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरीके से ये साइकिल्स हो करते हैं। और फास्फोरस की उपलब्धता हम लोग डायमोनियम फास्फेट, DAP जिस खाद को बोलते हैं, उसके ज़रिए आजकल रासायनिक खाद के रूप में फैक्ट्रियों में बना रहे हैं और इसे केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र होता है। इसमें ये एलिमेंट वायुमंडल में नहीं जाते हैं, लेकिन ये सब के सब एलिमेंट क्या हैं? ये सब एलिमेंट एक्चुअली, जिसमें कि हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं, जिसमें कि हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं, जिसमें हम H2O को देख रहे हैं, इसमें हम कार्बन को देख रहे हैं, ये सल्फ़र कुछ अमाउंट में। सल्फ़र के लिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला सेगमेंट बच्चे के दिमाग में रहता है कि सल्फ़र क्या हवा में रहती है कि नहीं। तो हाँ, कुछ अमाउंट में ये वायुमंडल में भी जाती है। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये जीवों, मिट्टी और वायुमंडल, इन तीनों में ही होते हैं। इसीलिए हम गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे। अब अगला जो सेगमेंट होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन चक्र। इसे हम नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। तो अगली हमारी जो हेडिंग है वो यही है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस NCERT ने जो हेडिंग माना है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म, या हम कह सकते हैं N2 साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं यह गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र को प्रदर्शित करता है। वायुमंडल में N2 लगभग 78% तक ऊपरी सतह में होती है। ठीक है, जीवों के शरीर में N2
प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए तथा आरएनए। एटीपी, ठीक है, आदि के रूप में पाई जाती है, आदि के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी पर पौधों एवं सूक्ष्म जीव N2 के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते हैं। अतः N2 कृषि एवं प्राकृतिक वातावरण में लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक माना जाता है। सीमाकारी कारक लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट को न मिले या नेचुरल जो प्लांट्स हैं उनको न मिले तो फिर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है ना। प्रोटीन आदि अगर इंसान को न मिले, जीवों को न मिले तो उनकी शरीर में भी विकृतियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे N2 साइकिल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके, थैंक यू।